हाँ तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रथम कहानी, जिसका नाम है नमक का दारोगा और लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कहानी पढ़ने से पूर्व प्रेमचंद का परिचय हम जानेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक ऐसा नाम है जो अत्यंत लोकप्रिय है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रेमचंद का नाम नहीं जानता है, प्रेमचंद से परिचित नहीं है। यानी आमतौर पर बिल्कुल छोटे मोटे तौर पर अत्यंत छोटी छोटी कक्षाओं में भी अगर किसी ने हिंदी का अध्ययन किया है तो प्रेमचंद नाम से हर कोई परिचित है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। सन 1880 में लमही गांव उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। ये लमही गांव आजकल एक तरह से वाराणसी का ही हिस्सा है, वाराणसी के बिल्कुल पास में है। और वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक प्रेमचंद का पुस्तकालय है, एक ट्रस्ट बना हुआ है। अगर आपको मौका मिले तो वहां जाइए। वहां पर एक दुबे जी है, उसका काम वो देखते हैं और बड़ी बड़ी आत्मीयता के साथ प्रेमचंद का परिचय और प्रेमचंद के साहित्य की बात करते हैं। अगर कहीं आप बनारस के आसपास जाते हैं तो जरूर वहां पहुंचिए, उनके प्रेमचंद के गांव को, वहां पर वो जो ट्रस्ट है वहां जाइए, उनसे मिलिए, प्रेमचंद के बारे में और जानकारी वहां आपको मिलेगी। और एक हमें एहसास होता है कि किस प्रकार से किन परिस्थितियों में प्रेमचंद ने वहां जीवन बिताया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यासों की बात करें तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये उनके उपन्यास है। इसके बाद भी एक उपन्यास उन्होंने लिखा था लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाया, जिसका नाम था मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रह गया। यहाँ पर इन सभी उपन्यासों में गोदान जो है बहुत ही अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। गोदान किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। यानी कृषक जीवन की जो समस्याएं हैं कि कितना ही परिश्रम करने के बाद भी वो ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है, उसके जो हालात है उसके वो सुधर नहीं पाते हैं और गरीबी में जीते हुए छोटी छोटी इच्छाओं को जो पालता है अपने मन में, वो भी पूर्ण नहीं कर पाता है। इसका बड़ा मार्मिक चित्रण जो है गोदान में है। फिर कहानियों की श्रृंखला में जो है सोजे वतन, कहानी संग्रह उनका सोजे वतन, और उसके बाद मानसरोवर जो 8 खंडों में प्रकाशित है। जितनी कहानियां प्रेमचंद ने लिखी वो सभी मानसरोवर भाग 1 से लेकर भाग 8 तक जो है संकलित है। गुप्तधन नामक भी कहानी संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है। करबला और संग्राम और प्रेम की देवी, ये 3 नाटक भी उनके प्रसिद्ध हुए। निबंध भी उन्होंने लिखे, कुछ विचार और विविध प्रसंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, निबंध लिखे। मतलब निबंध और नाटक में भी भले प्रेमचंद ने अपनी लेखनी चलाई हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, सर्वाधिक नाम जो प्रेमचंद का हुआ वो उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में हुआ। मैं आपको बताऊं कि आधुनिक हिंदी साहित्य में, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जब उपन्यास के विकास की बात की जाती है या कहानी के लेखन के विकास की बात होती है, तो उपन्यास और कहानी की विकास की यात्रा, कैसे कैसे उसका विकास होता गया, ये जब भी विवरण आधुनिक हिंदी साहित्य में होता है उस समय प्रेमचंद के जिक्र के बिना वो कार्य पूरा नहीं होता है। प्रेमचंद के बिना वो विकास यात्रा पूरी नहीं, मतलब यहाँ तक कि वो विकास यात्रा जो है प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंदोत्तर युग इस तरह से विभाजित कर दी गई है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रेमचंद का कितना महत्वपूर्ण स्थान उपन्यास और कहानी के विकास में, हिंदी के कहानी और उपन्यास के विकास में है, ये हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो प्रेमचंद से पहले उपन्यास नहीं लिखे जाते थे,
प्रेमचंद से पहले भी उपन्यास लिखे गए, और मैं बताऊं कि अगर उपन्यासों की बात करें तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ध्यान में रखना, आप कभी कभी सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, जो लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था, और वहां से आगे चलकर निरंतर रूप से उपन्यास लिखे जा रहे थे। और एक प्रसिद्ध उपन्यास देखो, मानता हूँ आपको, देवकीनंदन खत्री के उपन्यास जो है, उपन्यास चंद्रकांता, ऐसा उपन्यास था जिसके लिए लोग हिंदी सीखते थे पढ़ने के लिए। उस समय अनुवाद की इतनी परंपरा नहीं थी, तो चंद्रकांता नामक उपन्यास जो है उसको पढ़ने के लिए, चंद्रकांता मालूम है ना आपको, एक धारावाहिक भी आता था टीवी पर। यस। हाँ, तो चंद्रकांता इतनी लोकप्रिय हुई थी वो कहानी उपन्यास के रूप में कि लोग उसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखते थे। लेकिन प्रेमचंद जब से हिंदी लेखन के क्षेत्र में, उपन्यास लेखन के क्षेत्र में आए, तो एक विषय वस्तु एक तरह से बदल गई। क्योंकि प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास थे वो कल्पना के आकाश में उड़ने वाले थे। काल्पनिक कथाएं, कहीं तिलिस्मी कथाएं, रहस्यमयी कथाएं, अचानक कहीं गायब हो जाना, रूप परिवर्तन कर लेना, मनुष्य से पक्षी बन जाना, पक्षी से मनुष्य बन जाना, कोई श्राप दे देना, कहीं तंत्र मंत्र वाली बातें, समंदर के नीचे की दुनिया, है ना, कहीं किसी गुफा में जाओ, वहां एक बहुत बड़ा नगर मिल रहा है। इस तरह की जो कहानियां है ना, तिलिस्म और अय्यारी वाली ये जो कहानियां हैं, जिसमें एक जादू मंत्र तंत्र के प्रभाव से कुछ भी चमत्कार पूर्ण कहानियां वो जो थी, एक तरह से काल्पनिक थी। ये काल्पनिक कहानियों की वो दुनिया जो उपन्यासों में थी, काल्पनिक पात्रों की जो दुनिया उपन्यासों में थी, उससे अलग आम जनजीवन से हिंदी उपन्यास को जोड़ने का कार्य प्रेमचंद ने किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, प्रेमचंद की उपलब्धि जो है, हम कह सकते हैं। देखो बेटा, ये अंश कौन है? ये अंश जो जुड़ना चाहता है, ये किसी और ईमेल से जुड़ना चाहता है, उसको हम एलो नहीं करेंगे, ठीक है। आरीश है कोई? आरीश है या अंश है? तो उसको आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप से, अगर आपके पास मैसेज है उसको बोलो स्कूल आईडी से जुड़ो, क्लासरूम में ज्वाइन करो। आज नहीं जुड़ पाते हो तो कल जुड़ना, उसको हम एलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेमचंद का उपन्यास के क्षेत्र में आना एक बहुत बड़ा बदलाव था। उसके पहले जो कल्पना जगत में उड़ने वाली कहानियां थी, वो वास्तविकता के, सच्चाई की उबड़ खाबड़ धरती पर चलने लगी। समाज में जो सच्चाई थी, समाज में जो दुख दर्द था, उसको लेखन का क्षेत्र या उपन्यास का विषय जो है प्रेमचंद ने बनाया, और इसलिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन उपन्यास लेखन के क्षेत्र में हुआ। और प्रेमचंद के उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास थे। यथार्थवादी तो थे ही, यथार्थ यानी सच्चाई, सच्चाई तो थी ही, लेकिन सच्चाई के साथ साथ आदर्श की ओर बढ़ने वाले थे। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल प्रेमचंद ने समाज में जो व्याप्त जो कटु सत्य है, एक तरह से समाज में जो गलत धारणाएं हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी है जो ठीक नहीं है, उनको अपने लेखन का क्षेत्र तो बनाया ही, लेकिन उसका क्या उपाय हो सकता है, उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है आदर्श के रूप में, ये भी उन्होंने अपनी कहानियों में और उपन्यासों के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया है। सन 1936 में उनकी मृत्यु हुई। कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं प्रेमचंद। बचपन उनका अभाव में जीता। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद पारिवारिक समस्या के कारण बीए तक तो पढ़ाई की, आगे चलकर अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। नौकरी करनी पड़ी जीवन जीने के लिए। सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में जो हुआ था, उसके लिए लोगों को आह्वान किया, तो उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया मतलब जैसे ही सक्रिय आंदोलन में हिस्सा लिया तो देना ही पड़ा उनको। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य चलता रहा। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी, वो भी उनके साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में उनसे मदद करती थी, हर संभव सहयोग उनका करती थी।
राजनीतिक संघर्ष के साथ साथ सामाजिक संघर्ष भी जो हुआ वो उनकी रचनाओं में उभर कर सामने आया। जीवन का यथार्थ और आदर्श, ये दोनों चीजें उनकी रचनाओं में हम मिले जुले रूप में देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या आदर्श की ओर जाने वाला यथार्थवाद जो है वो अपनी कहानियों में लिखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को केंद्र में रखकर किया जाता है। मैंने पहले ही कहा आपको कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इस प्रकार से विभाजन अगर किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है कहानी और उपन्यास के विकास क्रम का, तो हम ये सोच सकते हैं कि प्रेमचंद की कितनी अहमियत उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में बनी हुई है। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण बिल्कुल हम देख सकते हैं। प्रेमचंद पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास को कल्पना से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया, यथार्थ की जमीन से उसको जोड़ा। केवल काल्पनिकता से जो पहले कहानी और उपन्यास का रिश्ता था वो टूटा और एक नई परंपरा उपन्यास लेखन में जुड़ी। उनकी भाषा जो है हिंदी के साथ साथ उर्दू मिश्रित है, हिंदुस्तानी भी उसे कहते हैं दूसरे शब्दों में। और यहाँ ये हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट के साथ प्रेमचंद के लेखन में दिखती है। अब नमक का दारोगा हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम कि कई सारे उर्दू के शब्द हम इस कहानी में जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक कथाकार के रूप में लगातार उनकी कहानियां निखरती गई। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ साथ उन्होंने कहानी का आधार बनने वाली यथार्थवादी कला जो है वो लेखन के क्षेत्र में आई और यथार्थवादी लेखक के रूप में वो सामने आए। यथार्थवाद के अंदर ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनका है और इसी विकास यात्रा में वो आगे बढ़ते गए। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ये नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होता है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते तो है, यानी जो समाज में जो बुराइयां है उसका चित्रण करते हैं, लेकिन समस्याओं और अंतर विरोधों को अंत में धीरे धीरे जब कहानी खत्म हो जाती है तो एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। उदाहरण के लिए मैं कहूं, देखो जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, नमक का दारोगा है, ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें आदर्शवाद जो है धीरे धीरे अंत में आदर्शवाद स्थापित होता है। जैसे मैं बताऊं, सेवा सदन की बात मैं करूं आपसे, सेवा सदन एक सुमन नाम की लड़की की कहानी है जो भौतिक चकाचौंध में फंसकर जो है गलत कदम उठाती है, गलत राह पर चल पड़ती है और आगे चलकर एक सेवा सदन आश्रम की स्थापना करके जो है उस समस्या का समाधान के रूप में प्रेमचंद वहां पर प्रस्तुत करते हैं, है ना। बड़े घर की बेटी जो स्त्री समस्या को केंद्र में रखते हुए ससुराल में किस तरह से वो उसके संस्कार और उसके कारण उसकी मतलब वो बड़ी भोली भाली है, सबके ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है और सभी की बातों को मानती है, तो कई बार उसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन अंत में उनको अपनी जो गलती का एहसास होता है और उसको बड़े प्रेम के साथ स्वीकार किया जाता है। नमक का दारोगा, उसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी हमें वो कहानी पढ़नी ही है। एक और कहानी बता चाहूंगा, बूढ़ी काकी नाम की, हो सकता है मैंने आपको वीडियो दिखाया होगा 7th क्लास में। बूढ़ी काकी में जो बूढ़ी काकी है वो अपनी सारी जमीन जायदाद जब अपने बेटे को दे देती है, भतीजे को दे देती है, तो उसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े भोज उनके घर में होते हैं। दूसरी और एक बात कि जब वृद्धावस्था आती है तो एक बुढ़ापा जो है एक बचपन का रूप धारण कर लेता है, तो उसकी जो नाती है, नाती के साथ उसका अच्छा रिश्ता है। नाती अपने में से बहुत सी खाने की चीजें दादी को देती, काकी को देती रहती है। दादी है वो, बूढ़ी काकी कहानी का नाम है, लेकिन वो काकी मतलब वो बुढ़िया है एक तरह से, और नाती उसको खाने पीने के लिए देती तो रहती हैं, लेकिन वही है कि खान पान के प्रति अब बच्चों की तरह एक तरह से बुढ़ापे में स्थिति हो जाती है। बड़े बड़े भोजन होते हैं उनके घर में, यहाँ तक कि उसके जो भतीजा है जिसके नाम पर उसने सारी जायदाद कर दी है, उसके बेटे की सगाई है और उस समय वो जो पकवान है बने हुए, जो भोज दिया जा रहा है, उसमें भी बूढ़ी काकी को बुलाने की किसी को याद नहीं। और अंत में जब ख्याल आता है बहू को बूढ़ी काकी का,
तो अंत में जब वो उठ कर जाती है, उसको लगता है कि बड़ी गलती हुई है कि बड़ी काकी को उसने खाना ही नहीं दिया आज। तो जब वो देखने जाती है, बहुत देर पश्चात ढूंढती है, काकी घर में नहीं है। बाहर जाकर देखती है तो जो झूठे पत्तल फेंके गए थे बोझ, वो पंक्ति उठने के बाद लोग जब खाना खाकर चले गए, जो झूठे पत्तल फेंके थे वहां पर उन पकवानों का एक तरह से थोड़ा आपका थोड़ा आवाज हेलो, हो रहा है। हाँ बेटा आएगी। बूढ़ी काकी जो है, जो झूठे पत्तल थे उन पत्तलों में खाना ढूंढ रही थी और वो एक तरह से तृप्ति का अनुभव कर रही थी, और बहू की आंखों से वहां जलधारा बरसने लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। तो एक तरह से सब कुछ जैसे एक तरह से हमारी भारतीय परंपरा ही है वो, कि आदर्श होता है, यानी ट्रेजेडी जो है हमारी भारतीय परंपरा या भारतीय कहानी परंपरा की या भारतीय लेखन की शैली थी नहीं। मतलब अंत हमारे कहानियों का अच्छा ही होता था, और वही एक अंत अच्छा, वही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है कि चाहे कितनी ही, इसलिए हमारे भारतीय फिल्मों में देखो, पुरानी फिल्मों में, आजकल तो पश्चिमी प्रभाव के कारण जो है बहुत सी ट्रेजेडी की कहानियां फिल्मों में और उसमें आ रही है, लेकिन पुरानी अगर हम फिल्में देखेंगे, कुछ कहानियां देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। पूरे 3 घंटे तक बीच बीच में परिस्थितियां बड़ी कठिन हो जाती है नायक के लिए, नायिका के लिए, है ना, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। और नायक जो होता है हमारा हीरो, कितनी ही गोलियां खा ले, कितनी ही मारपीट हो जाए, लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक अच्छाई का साथ देने वाला व्यक्ति होता है और उसके साथ फिर अंत में अच्छा होता है। ये एक भारतीय मानसिकता जो है वो उसमें लगती है। प्रेमचंद की फिर कुछ आगे चलकर जो बात की रचनाएं हैं उनमें ये आदर्शवादी प्रवृत्ति थोड़ी सी कम होती गई, और धीरे धीरे वो ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को अपने लेखन में प्रकट करते हैं। उनका गोदान उपन्यास, पुस की रात उपन्यास, पुस की रात कहानी और कफन कहानी। पुस की रात में जो हल्कू है एक पात्र, उसके फसल जो है नील गाय खा जाती है, अंततः उसी तरह कठिन परिस्थितियों में वो जीता है। और कफन कहानी तो बड़ी मार्मिक है, आपको मौका मिले तो कफन कहानी पढ़िएगा। कफन नाम से ही हम जान सकते हैं कि इस तरह से व्यसन का आदी हो चुका था वो जो कहानी में पात्र है। मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़िएगा उस कहानी को, कि इस तरह व्यसन का आदी था कि अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात भी पत्नी के कफन के लिए जो पैसा जमा हुए थे, वो भी गांव के लोगों ने जमा किए हुए थे, उसको भी खर्च कर देता है और कफन नहीं लाता है। इस तरह का अंत जो है कहानी का बड़ा मार्मिक है। तो धीरे धीरे फिर लेखन यात्रा उनकी कटु सच्चाई की और भी बढ़ी। पहले कटु सच्चाई के साथ साथ आदर्श प्रस्तुत करते थे, लेकिन आगे चलकर जो है वो कटु यथार्थ को जो है अपनी कहानियों में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार प्रेमचंद का स्थान हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में सर्वोपरि है। उनके बिना कहानी और